साथियों, एमपीपीएससी 2025 के लिए एफएलटी तीसरे नंबर का है। तीसरा टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें हम सारे 100 के 100 क्वेश्चन जो है ना सभी कंप्लीट रूप से लगाएंगे। तो बहुत से बच्चों के जो मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर, हम एक बार और अपना नंबर आपको शेयर करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज जो है, कोई भी डाउट है, तो आप उस पर मैसेज बस कर सकते हो। मैसेज करने की अनुमति है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7869779061, है ना। तो इस नंबर को आप नोट कर सकते हो। अगर कोई भी आपका डाउट है या कुछ भी तैयारी से रिलेटेड चीज़ या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप उस पर शेयर कर सकते हो, है ना। जैसे आप कमेंट वगैरह में लिख देते हो कुछ चीज़ें जो नहीं लिखनी चाहिए, तो आप वो मैसेज में कर सकते हो। कि पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूं, है ना। बहुत से बच्चों का इनको लेकर डाउट रहता है। देखो, अभी कैरियर बनाने का समय है दोस्त, तो कैरियर बना लो, है ना। बाकी चीज़ें सारी, बाकी उम्र तो आपकी कितनी भी हो जाए ना, बाकी चीज़ों के लिए कम पड़ जानी है। तो अभी जिस चीज़ के लिए समय है वो करो, जिस चीज़ का समय है वो करो, फालतू चीज़ों को छोड़ो, मैं यही कह सकता हूँ, है ना। और जिनके लिए, जिसकी ये जिसके लिए कहा जा रहा है, वो शायद अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि हाँ। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। इस समय प्राथमिकताएं निर्धारित करो अपनी कि ज़रूरी क्या है। अगर आप जिस चीज़ को इस समय ज़रूरी समझ रहे हो ना, वो पहले ये भी तो देखो कि आपके लिए स्थायी है कि नहीं है, और उससे क्या जो परिणाम निकलने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। वरना जिसे आप अभी बहुत अच्छा समझ रहे हो ना, हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा तुम्हारे लिए तैयार हो, और उससे उससे तुम हाथ गवा बैठो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कैरियर पे फोकस करो, सारी चीज़ें सिमट के आ जाएंगी फिर वापस। अगर कैरियर पे अच्छे से फोकस कर लिया, आज अपना कैरियर बना लिया ना, आज अगर सक्सेस हो गए, तो जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं वो कल सर्च करेंगे। तो आपकी डीपी को सर्च करेंगे एक बार देखने के लिए कि कहीं से डीपी मिल जाती, व्हाट्सएप नंबर मिल जाता, कुछ भी। तो ऐसा अपने आप को बनाओ पहले, है ना। या नहीं कि मैसेज कर रहे हो, रो रहे हो, ये सब चीज़ें छोड़ो। ये सब बहुत हुआ, अब नहीं, लेकिन, है ना। तो अभी 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है ना। उसका नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट या दिसंबर में आने वाला है, तो जल्द ही। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, चीज़ों को मजबूती से ऐसे तैयार करो कि एक बार, इस बार में सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। रोज कम से कम 5 पेज, कम से कम ये फुल साइज के 5 पेज लिखने की कोशिश करो, और एमसीक्यू लगाओ। साथ ही जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो रिवीजन मैक्सिमम टाइम करना है, इतनी बार करना है कि जैसे ही आप जीएस 1 का पेपर पकड़ो ना, खटाखट खटाखट आंसर, जो गोले भरना है, ओएमआर सीट है ना, उसको भरना शुरू कर देना है, और 1 घंटे में पेपर हो जाना चाहिए। इस लेवल की तैयारी करो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने पढ़ा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आंसर क्या है। ये ऐसा तब होता है जब रिवीजन की कमी होती है। कभी कभी कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे आए थे पेपर के बाद, 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, उसके बाद बहुत से बच्चों के मैसेज आए कि सर, पढ़ा तो सब कुछ था, आपने भी पढ़ाया था, क्वेश्चन भी सारे के सारे वहीं से देखने को मिले, लेकिन दिक्कत ये हुई कि उनको सॉल्व कर नहीं पाए। वहाँ पे जाके कन्फ्यूजन बहुत हुआ कि हाँ, इन दो ऑप्शन में से कोई एक है लेकिन याद नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपने रिवीजन नहीं कर रखा होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि दिमाग में आप पढ़ाई से ज़्यादा कुछ और चीज़ों को लेके चल रहे हो। तो उन सब चीज़ों को अभी छोड़ो, और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, पढ़ने के बारे में सोचो। इस समय आपको समय के साथ चलना नहीं है, समय से तेज भागना है, समय से उड़ना है, ये समझो। तो अगर ऐसी हालत चाहते हो, तो हर पल आपके दिमाग में सिर्फ आपका कैरियर चलना चाहिए, गोल चलना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और फिर अब आप अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन करना। तो मुझे जो ठीक लगा तो मैंने आपके लिए बताया। बाकी आपकी लाइफ है, आपको खुद फैसला लेना है कि क्या करना है। तो एक सही कैरियर चुनना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो अस्थाई है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्थाई ही हो। तो वैसा भी आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं, और तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे जुड़ जाएं। और जो बच्चे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर जाओ, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं,
तो बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। आप अपने हिसाब से जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एमपीपीएससी का तो सारा कंटेंट डला हुआ है प्रीलिम्स का, तो आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट को देखो, ढूंढो कौन सी प्लेलिस्ट, कौन सी यूनिट को आप तैयार करना चाहते हो। पूरा मध्य प्रदेश कंप्लीट है, सारी की सारी चीजें कंप्लीट हैं, आप जाके इस पे देख सकते हो। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सागौन की लकड़ी को किस जिले में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सागौन की लकड़ी की बात की जा रही है कि किसे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो है शामिल किया गया है, किस जिले के लिए। तो ये है इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर होगा बैतूल। मैं आपका इंतजार नहीं करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे, है ना। हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं इसका जल्दी से आंसर बता देता हूँ आपको। लेकिन अगर आपको आंसर पता होता है तो ABCD करके आप आंसर दे सकते हो, है ना। तो और जो नहीं पता होता है उसको ध्यान से समझो चीज़ों को, ताकि आप जब कभी दोबारा से इस टेस्ट को लगाओ तो आपसे क्वेश्चन वो सॉल्व होने चाहिए। तो सागौन की लकड़ी एक जिला एक उत्पाद में बैतूल जिला को याद रखना है। फिनटेक इकोनॉमी में भारत विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। फिनटेक इकोनॉमी की बात की जा रही है, भारत का स्थान पूछा जा रहा है कि भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत जो है तृतीय स्थान पर है, कौन से, तीसरे स्थान पर है। अब जब फिनटेक इकोनॉमी में आपको पता है कि भारत तीसरे स्थान पर है, तो यह भी पता होना चाहिए कि पहले स्थान और दूसरे स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर है USA और दूसरे स्थान पर है UK। फिनटेक इकोनॉमी क्या होती है, जब हम मेंस की क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें भी है ये, तो वहां पे समझेंगे इन सब चीजों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक उत्पादों पर GI टैग प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो वह कौन सा राज्य जिसने सर्वाधिक उत्पादों पर GI टैग प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश ने कुल 634 उत्पादों पर क्या किया है, GI टैग प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में, एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में सत्य कथन पहचानना है। तो इस मॉडल का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है ना, इस सिस्टम मॉडल का उद्घाटन कहाँ, नई दिल्ली में हुआ था। ये पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, यह भी सही कथन है। तो इसका उद्घाटन भी किसने किया था, श्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था, तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार से 1 और 2 जिसमें दोनों हो वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। यहाँ पर नदियां दी हुई हैं और उनसे संबंधित दर्रा दिया हुआ है, तो उसे हमें क्या करना है, युग्म सत्य है वो बताना है, कौन कौन से युग्म जो हैं सत्य हैं और जो नहीं है उसको अलग कर छांटना है। तो हमें सत्य युग्म वाले बताने हैं जो सही युग्म दिया हुआ है। रावी नदी, रोहतांग दर्रा, ये बिल्कुल सही है, रावी नदी, रोहतांग दर्रा। और जो शिपकीला है वो सतलज नदी, ये दर्रा भी सही है। तो शिपकीला, सतलज नदी, ये दर्रा सही है। जबकि ब्यास नदी, बड़ा लाचा दर्रा, ये ठीक नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, अब पहला भी है और तीसरा भी है, इस प्रकार से C ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रावी नदी, रोहतांग दर्रा और सतलज नदी, शिपकीला दर्रा। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो DRDO ने जो है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। किसका, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा का जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है ना, उससे इसका परीक्षण किया गया था। और यह 2 स्टेज वाली सतह से मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है अग्नि प्राइम। याद रखना है, सतह से सतह पर मार करती है ना। और उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ई विवेचना ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ई विवेचना ऐप जो है ना, इसका संबंध है पुलिस विभाग से। किससे है, पुलिस विभाग से इसका संबंध है। पुलिस विभाग में और अधिक पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने के लिए इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया था। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, मैप और IT डिपार्टमेंट ने जो है इसको विकसित किया है। तो किसने, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो और IT डिपार्टमेंट इन जो है ना, इसने इसको विकसित किया है। ई विवेचना ऐप को किसके लिए है, पुलिस विभाग में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है।
प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं और देखते हैं 2023 में सुशासन सप्ताह कब मनाया गया है। तो ये 2023 का है, 24 का भी आपको देख लेना है। 2023 में जो है तो 2023 में मनाया गया था 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। इस हिसाब से अभी सुशासन दिवस जो है वो 2024 का आयोजित नहीं हुआ है। जब होगा तब देखेंगे। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर। अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी। तो अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी। तो ये बताना है मेजर मीड ने। किसने फांसी दी थी? मेजर मीड ने जो है शिवपुरी में तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी थी, अप्रैल के महीने में। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर है, ये पूछा जा रहा है कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है नेटवर्क सर्वर। क्या होता है? नेटवर्क सर्वर जो है सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है टिपिकल नेटवर्क में। किस ग्रंथ में मरुत का ऋत से उद्भव माना है? किस ग्रंथ में मरुत का ऋत से उद्भव माना है? तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मरुत का जो है उद्भव माना है किससे? ऋत से। ऋग्वेद में मरुत का ऋत से उद्भव माना है और विष्णु को ऋत का गर्भ माना गया है। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो ये दसपुर से संबंधित है। किससे? दसपुर से संबंधित है। धर्मराजेश्वर स्मारक जो है दसपुर से संबंधित है। वर्तमान मंदसौर में लगभग 100 किलोमीटर दूर धर्मराजेश्वर स्मारक एक प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर है। क्या है? धर्मराजेश्वर मंदिर जो है मंदसौर में एक प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर है और ये कहाँ पर है? दसपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो हमें ये बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं कौन सा एल्गोरिदम जो है वो एआई से संबंधित रखता है, एआई से संबंध रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिल क्लाइंब एल्गोरिदम। हिल क्लाइंब एल्गोरिदम जो है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से किसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो इनमें से बताना है कि किसके तहत जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा मिला है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो है 1908 की, इसके तहत जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसको सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है भूकंपीय तरंगों के संचरण के संदर्भ में विचार करना है हमें कि भूकंपीय तरंगों के संचरण और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो एस तरंगें जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। बिल्कुल बनाती हैं। एस तरंगें जहां से भी गुजरेंगी ना वो उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। और एल तरंगों को धरातलीय तरंगे कहा जाता है। तो जो एल तरंगे होती हैं ना इनको धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो पहला कथन है और दूसरा कथन है कनिष्क ने पेशावर में, क्वेश्चन नंबर 16 में कनिष्क ने जो है पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया था। तो बिल्कुल कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप भी बनवाया था और एक विहार भी बनवाया था, यह याद रखना है। पेशावर की स्तूप और विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्तियां मिली हैं, ना कि इंद्र और ब्रह्म की। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बुद्ध, इंद्र, ब्रह्म और कनिष्क की मूर्तियां मिली हैं। तो जब इसकी खुदाई कराएगी पेशावर की स्तूप और विहार की तो उसमें इंद्र की मूर्तियां भी मिली हैं, ब्रह्म की मूर्तियां भी मिली हैं और बुद्ध की मूर्तियां भी मिली हैं और कनिष्क की मूर्तियां भी मिली हैं। इस प्रकार से दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। राजा मेहर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है, ये बताना है कि राजा मेहर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है यह नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था। तो राजा मेहर भोज जो है नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजा जो मेहर भोज हैं रामभद्र की रानी अप्पा देवी से उत्पन्न पुत्र मेहर भोज जो हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण शासक हुआ। तो रामभद्र के पुत्र थे कौन? मेहर भोज, ना कि नागभट्ट के। इनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। तो ये सही है, लेकिन हमें बताना है कि गलत है ना। तो पहला तो गलत है, ठीक है, तो ये तो आंसर में आएगा।
तीसरा ऑप्शन है अल अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बोरा का नाम दिया था, तो यह कथन भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा कथन केवल एक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में मुंजानिक किसे कहा जाता था? तो मध्यकाल में मुंजानिक किसे कहा जाता था? तो मध्यकाल में जो मुंजानिक हैं उसे गुलेल को कहा जाता था। किसको? गुलेल को मध्यकाल में मुंजानिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का अभिनवकारी अंग माना जाता है? तो इनमें से किसे ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का अभिनवकारी अंग माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है प्रगति को। किसको? प्रगति को ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का अभिनवकारी अंग माना जाता है। देखो, बहुउद्देशीय मल्टी मॉडल और संवाद मूलक अनूठा प्लेटफॉर्म है प्रगति। इसका पूरा नाम होता है प्रगति का प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, और इसकी शुरुआत जो है प्रगति की 2015 में की गई थी। तो ये ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के लिए अभिनवकारी अंग है, और इसका फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। सी विजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सी विजिल ऐप जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी विजिल ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई भारत के किस राज्य से थी? स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई जो हैं भारत के किस राज्य से थी? तो स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई जो हैं कर्नाटक राज्य से थी। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी हुआ करती थी, जिन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का क्या किया था? विरोध किया था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया तथा 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता लड़ाई में शामिल हो गई थी, और ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी, जो कि आपको उत्तर भारत में पढ़ने को नहीं मिलती हैं चीज़ें, लेकिन हमें भी पढ़ाई जानी चाहिए ऐसी चीज़ें। बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, जिनके बारे में हमें विस्तार से जानना बहुत ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली कमलाबाई बड़ौनिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, और कमलाबाई बड़ौनिया का संबंध जो है सागर जिले से है। कहाँ से है? कमलाबाई बड़ौनिया का संबंध सागर जिले से है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दैनिक सत्य समाचार पत्र का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो दैनिक सत्य जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन जबलपुर से होता है। 1929 से जबलपुर से इसका प्रारंभ हुआ था, और दैनिक सत्य समाचार पत्र के संपादक जो हैं श्री कृष्ण स्वामी थे। कौन थे? श्री कृष्ण स्वामी इसके संपादक हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक साइड आविष्कार का नाम लिखा हुआ है और इसका एक साइड लिखा हुआ है आविष्कारक का नाम, और हमें जो है इनको सम्मिलित करना है। तो देखो, किडवन जो आविष्कार है, किडवन का आविष्कार किन्होंने किया है? तो किडवन का आविष्कार किया है लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने जो है किडवन का आविष्कार किया है। और जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पहले का हो जाएगा तीसरा और दूसरे का हो जाएगा चौथा। तो किडवन के लिए याद रखना है लुई पास्चर, और पेनिसिलिन के लिए याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका जो है इसके लिए आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर का नाम। किसका? एडवर्ड जेनर का नाम, अर्थात दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा आविष्कारकर्ता है जो एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया है। और बेसिलस एंथ्रेसिस जो है रॉबर्ट कोच का नाम याद रखना है। तो चौथे का हो जाएगा पहला। तो किडवन, लुई पास्चर, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, और बेसिलस एंथ्रेसिस रॉबर्ट कोच का नाम याद रखना है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह जो आती है उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत। किसके? उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होते हैं उनको सुनने की जो शक्ति है, उनको निपटान की जो शक्ति है, वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है सुप्रीम कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात की जा रही है, और इसकी शुरुआत जो है 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 27 है, बिंझवार जनजाति का जाति प्रतीक चिन्ह क्या है? बिंझवार जनजाति का जो जाति प्रतीक चिन्ह है वो है तीर है। क्या है? जाति प्रतीक चिन्ह तीर हुआ करता है। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? जो पाइक है ये किस जनजाति से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो पाइक का संबंध कबर जनजाति से है। तो पाइक, तो बिंझवार जनजाति का तीर, पाइक का संबंध कबर से है। यह चीजें याद होनी चाहिए। गला बैठा हुआ है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मध्य प्रदेश का प्रथम सेंटर फॉर पेरिसेबल कार्गो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का ये प्रथम सेंटर है, सेंटर फॉर पेरिसेबल कार्गो कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है। तो ये इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। गरीबी निवारण के महत्वपूर्ण प्रभाव, गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को किसने प्रस्तुत किया था? तो मोहम्मद यूनुस जो हैं उन्हीं का ये विचार था, स्व सहायता समूह वाला। कोडाज और किसान किस जनजाति की उपजाति हैं? तो कोडाज और किसान जो हैं किस जनजाति की उपजाति हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये उराव जनजाति की उपजाति हैं। किसकी हैं? कोडाज और किसान उराव जनजाति की जो है उपजाति हैं। मध्य प्रदेश की मछली पालन नीति कब शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो मछली पालन नीति है 2008 में शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 2008 में मध्य प्रदेश में मछली पालन नीति शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र नहीं है? ये बताना है कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र नहीं है। तो गेहूं और चावल तो है, गेहूं ज्वार भी है, गेहूं कपास और ज्वार भी है, लेकिन कपास और चावल जो है मध्य प्रदेश का कृषि क्षेत्र नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो फसल क्षेत्र है ना, इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला तो केवल चावल, दूसरा चावल और गेहूं, तीसरा गेहूं अकेले, चौथा गेहूं और ज्वार, और पांचवा जो है ज्वार और कपास। तो ये 5 क्षेत्र याद रखने, एक तो चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा जो क्षेत्र है चावल और गेहूं एक साथ, चौथा जो क्षेत्र है गेहूं और ज्वार एक साथ, और पांचवा जो क्षेत्र है ज्वार और कपास एक साथ। ये 5 क्षेत्र हैं, फसल क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है भारत संविधान की किस रूप से उपबंधित है? तो भारतीय संविधान में किस रूप में उपबंधित है न्यायालय की अवमानना? तो ये अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या है? संबंधित है इससे। वर्ष 2022-23 में कितने मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है? तो ये किया गया है 40.03 लाख मैट्रिक टन। 2022-23 का आंकड़ा है। नए आंकड़े अभी आएंगे 23-24 के, तो उन्हें भी हम देख लेंगे। मध्य प्रदेश के पास अन्य राज्यों के साथ साझा कितने जीआई टैग हैं? तो और कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है, तो हमें ये देखना है। तो इस प्रकार के 2 राज्य हैं। कितने हैं? 2 राज्य हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश को जो है जीआई टैग साझा किया गया है। एक तो है यूपी, जो पिछले टेस्ट में हमने देखा था, देवसारी पान है ना, छतरपुर मध्य प्रदेश और महोबा उत्तर प्रदेश, और एक है नागपुरी संतरा। तो मध्य प्रदेश का खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी, वहीं महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है। तो नागपुरी संतरा के लिए भी 2 राज्य, नागपुरी संतरा के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और देवसारी पान के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जीआई टैग जो है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ये सही सम्मिलित है, बाकी 3 गलत हैं। जैसे ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क ये भी 20 वर्ष के लिए नहीं, बल्कि ये भी कितने वर्ष के लिए है? 10 वर्ष के लिए है। और जो पेटेंट है, पेटेंट भी, पेटेंट 5 वर्ष के लिए नहीं, पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, ट्रेडमार्क 10 वर्ष के लिए, और जो जीआई टैग है यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने समय के लिए? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट जो होता है वो 50 वर्ष के लिए दिया जाता है, कॉपीराइट।
क्वेश्चन नंबर 39 है IR कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो IR कोएल्हो केस जो है ना, भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंध रखता है, हमें ये बताना है। तो IR कोएल्हो केस जो है भारत की 9वीं अनुसूची से संबंध रखता है। भारत की 9वीं अनुसूची के अनुसार जो है केंद्र और राज्यों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। IR कोएल्हो बात 2007 का है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक मूलभूत विशेषता है और इसे 9वीं अनुसूची का उपयोग करके समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में जो विषय डले हुए हैं, तो 1973 से पहले के जो विषय हैं उन पर अब जो है निर्णय नहीं बदला जा सकता, उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन जो बाद के हैं उनमें जरूर समीक्षा की जा सकती है। अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था। तो ये बताना है कि अशोक से पूर्व जो है वह कौन सा शासक है जिसने शांतिवादी नीति को अपनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखनातून। कौन है? अखनातून जो है इसने शांतिवादी नीति को अपनाया था अशोक से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हाल ही में किए गए फणिगिरी उत्खनन कार्य के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सही कथन की पहचान करनी है। हमें सही कथन जो है बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, उत्खनन में शीशे के सिक्के मिले। किसके? फणिगिरी उत्खनन कार्य किया गया है जो फणिगिरी उत्खनन में शीशे के सिक्के मिले, जिनकी एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ उज्जैन का प्रतीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। दूसरा, पुरातत्वविदों के अनुसार जो है फणिगिरी से ये सिक्के चोल काल के हैं और जो 2री शताब्दी से 4ठी शताब्दी के बीच के हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चोल काल के नहीं है, ये इक्ष्वाकु काल के हैं। किसके हैं? इक्ष्वाकु काल के हैं और 2री शताब्दी से नहीं, 3री से 4ठी शताब्दी के हैं। कब के हैं? 3री से 4ठी शताब्दी के हैं, इक्ष्वाकु काल के हैं। शीशे के सिक्के मिले हैं जिन पे एक तरफ जो है हाथी बना हुआ और दूसरी तरफ उज्जैन का प्रतीक बना हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, रूस द्वारा किए गए परीक्षण अंगारा A5, जो रूस द्वारा परीक्षण किया गया है अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट के संबंध में सही कथन हमें बताना है। तो इसका देखते हैं। अंगारा A5 रॉकेट का नाम साइबेरियाई नदी के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल सही है। यह रूस का 3रा परीक्षण था जो सफल हुआ है। यह भी कथन सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क निर्माण किस स्थान पर किया गया है। तो इसका सही आंसर है खेबड़ा। कहाँ किया गया है? खेबड़ा में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? खेबड़ा में। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो एक प्रश्न बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। कब की गई है? 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। देश में महिलाओं की सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य में है। देश में महिलाओं की सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य में है। तो ये केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल राज्य में है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेगी? केरल राज्य में। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब चीजें तो आप देख के ही लगा देते होगे केरल राज्य, क्योंकि वही है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात की जा रही है 2024 की, और भारत का स्थान जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें भारत का स्थान जो है 42वां है। कौन सा है? 42वां है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो फीफा महिला विश्व कप जो है 2023, इसका जो खिताब है स्पेन ने जीता है। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जल जीवन मिशन लागू करने में कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो जल जीवन मिशन लागू करने में श्रीनगर जो है वह शीर्ष पर है। कहाँ है? श्रीनगर शीर्ष पर है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही आंसर होगा? बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से जो है लंबा किया जा सकता है। तो जिब्रेलिन जो है बौने पौधे को इसके अनुप्रयोग से लंबा जो है किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इनमें से कौन सा भाग है जो संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला जैव विविधता ग्राम एटलस लॉन्च किया है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसने भारत का पहला जैव विविधता ग्राम एटलस जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। किसने? गोवा ने जो है एक जैव विविधता ग्राम एटलस को लॉन्च किया है, गोवा ने। पीएम मोदी ने किसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है? तो पीएम मोदी ने जो है कारीगर और शिल्पकार के लिए जो है पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। इसकी शुभारंभ जो है पीएम विश्वकर्मा जो योजना है 17 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 17 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन, क्या बात की जा रही है? मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की बात की जा रही है। में कितने मोटे अनाजों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है कि 8 मोटे अनाजों को इसमें जो है शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित करना है हमें। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो पत्तन है ना, उनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हमें उत्तर वाला चाहिए, फिर उससे नीचे की ओर जाना है इस तरीके से। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। तो पहला है कोच्चि, मर्मागोवा, न्यू मैंगलोर और नाहवा सेवा लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके आते हैं। देखो, जैसे आप सबसे पहले नाहवा सेवा में जाओगे ना, तो ये महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। और फिर मिलेगा आपको मर्मा गोवा, जो कि गोवा में है। कहाँ पर है ये वाला? गोवा में है मर्मा गोवा। तो दूसरे नंबर पर ये होना चाहिए। तो 4 और 2 से शुरू होना चाहिए। 4 उसके बाद 2। तो किस ऑप्शन में है? तो पहले में है नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए, और दूसरे में नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन। तो एक है न्यू मंगलोर, है ना, जो कि कर्नाटक में है, और एक है कोच्चि, जो कि केरल में है। तो कर्नाटक ऊपर है, तो पहले आएगा क्या? न्यू मैंगलोर, और फिर आएगा कोच्चि। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा, पहले नंबर पे चाहिए हमें चौथा, तो ये पहले पे, फिर ये दूसरे पे, फिर तीसरा न्यू मंगलोर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। सबसे उत्तर में नाहवा सेवा है ना, और फिर आता है मर्मा गोवा, फिर न्यू मंगलोर, और फिर कोच्चि। थोड़ा सा आप जान लो। देखो, नाहवा सेवा महाराष्ट्र में है, और मर्मा गोवा जो है वो गोवा में है। न्यू मंगलोर जो है वो कर्नाटक में है, और जो कोच्चि है वो केरल में है। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की बात की जा रही है ना, दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है 11 मई को मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जनसंख्या मत बताइएगा कितनी है, ये बताइएगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का। कितने वर्ग किलोमीटर, कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का, ये बताना है आपको। जनसंख्या नियंत्रण हेतु 11 मई को जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस जो है वो मनाते हैं मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के प्रमुख सोनार पंच इंद्रिय का विकास किसने किया है? तो भारत का जो प्रमुख सोनार है पंच इंद्रिय, इसका विकास किसने किया है हमें ये बताना है। तो इसका जो विकास है पंच इंद्रिय का डीआरडीओ ने किया है। किसने? डीआरडीओ ने इसका जो है विकास किया है। और जो सोनार होती है ना, सोनार एक ऐसी तकनीक होती है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। पंच इंद्रिय जो है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक सबमरीन सोनार है। क्या है? सबमरीन सोनार है। तो सोनार के बारे में आपको यही याद रखना है कि एक तकनीक है जो क्या करती है, नौचालन, जल के अंदर संचार हो गया, तो किसका प्रयोग करती है? ध्वनि संचरण का प्रयोग किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में अर्ध गुणसूत्रों में विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता है? तो कोशिका विभाजन की किस अवस्था में अर्ध गुणसूत्रों में विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है
पैकिटीन। क्या है? पैकिटीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो पैकिटीन क्या होती है, स्थूल पट्ट कहा जाता है इनको, पैकिटीन को। तो एक अवस्था में प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। जब पैकिटीन होता है ना, कोशिका विभाजन में अवस्था आती है, तो क्या होता है, प्रत्येक जो जोड़े हैं ना वो गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। दो समजात गुणसूत्रों में चार क्रोमोटिड बन जाते हैं। कभी कभी मात्र और पित्र क्रोमोटिड एक से ज्यादा स्थानों पर एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। इसी को कहा जाता है पैकेटीन कहा जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ये पूछा जा रहा है कि जन्म के बाद जो है मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। मानव में तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिकाएं विद्युत रासायनिक प्रेरणाओं के रूप में संवेदी अंगों की सूचनाओं का प्रसारण करती हैं। तंत्रिका तंत्र का समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण करता है। तो जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र का समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो पागलपंथी जो विद्रोह है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है ये बताना है। तो इसका जो नेतृत्व है किया है टीपू शाह ने। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व टीपू शाह ने किया था, जो कि 1825 से 1827 तक चला था, और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो असम था। तो नेतृत्वकर्ता कौन है? टीपू शाह जो है वो इसके नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो किसने कहा था कि कोई भी राजनीति जो है वो धर्म से रहित नहीं है? तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि कोई भी राजनीति जो है धर्म से रहित नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो फास्फोग्लिसेरिक अम्ल जो है, फास्फोग्लिसेरिक अम्ल जो है, ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो कहलाता है। देखो क्या होता है, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसको ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया है उसी को प्रकाश संश्लेषण का नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसेरिक अम्ल है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में होती है। तो ये तो आप 6th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित स्मृतियों में से सबसे अच्छी व व्यवस्थित रचना किसे माना गया है? तो इनमें से सबसे अच्छी और व्यवस्थित रचना जो है वो किसे माना गया है ये पूछा जा रहा है। तो इस याज्ञवल्क स्मृति जो है इसको व्यवस्थित भी माना गया है और सबसे अच्छा भी माना गया है। याज्ञवल्क स्मृति में 3 अध्याय हैं, आचरण, व्यवहार और प्रायश्चित। याज्ञवल्क स्मृति में 3 अध्याय आपको देखने को मिलेंगे, आचरण, व्यवहार और प्रायश्चित। इसमें 1003 श्लोक हैं, और याज्ञवल्क स्मृति में ही सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का प्रयोग किया गया है। तो याज्ञवल्क स्मृति जो है इसमें ही सबसे पहले जो है महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? तो हमें उस राज्य का नाम बताना है जहां पर एक भी जो है अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में एक भी जनजाति निवास नहीं करती है ना। बाकी तीनों राज्यों में करती हैं जनजातियां निवास। तो अगर पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती हैं, तो मध्य प्रदेश में करती हैं, और हरियाणा में एक भी जनजाति जो है निवास नहीं करती है। तो पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको अनुसूचित जनजाति देखने को नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनंत सैनम जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, अनंत सैनम। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए थे ये कमेंट बॉक्स में बताना है। सरल सा आंसर है तो ये तो आप बताओगे ही है ना, लेकिन वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है यह भी आपको बताना है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है ना।
और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए थे अनंत सैनम आयंगर। अनंत सैनम आयंगर जो हैं प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपीएटी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वोट गिनने के लिए, ऑप्शन ए है वोट करने के लिए, ऑप्शन बी है वोट गिनने के लिए, मतदाता की वोट जांचने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो जो वीवीपीएटी मशीन होती है ना, आपने जिन्होंने कभी वोट डाला है ना ईवीएम मशीन से, और उसके बाजू से जब वीवीपीएटी मशीन लगी रहती है, अगर आपने देखा होगा कि उसमें एक पर्ची सी दिखती है जिसमें ये वेरीफाई होता है कि आपने जिस बटन को क्लिक किया है ना उसी पर वोट गई है कि नहीं। तो आप जिस बटन को क्लिक करते हो ईवीएम में और वीवीपीएटी में आपको दिखता है कि हाँ उसी पे गई है वोट या नहीं, वो चित्र समेत जो साइन होता है ना वो भी दिखता है। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 जो है ना यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। मतदाता के वोट की जांच करने के लिए वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाता है। वीवीपीएटी का फुल फॉर्म जो होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल आपको याद रखना है। प्रथम बार जो है वीवीपीएटी का प्रयोग 2013 में कहाँ किया गया था? नागालैंड में इसका प्रयोग किया गया था प्रथम बार। यह चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए? तो जो स्वामीनाथन आयोग था उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि उत्पादन की जो औसत लागत है कम से कम 50% से अधिक, तो उत्पादन की जो औसत लागत है कम से कम 50% से अधिक जो है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। देखो हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो ये तो आपको पता ही है ना। और इन्हीं की अध्यक्षता में स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था। कब? नवंबर 2004 में जो है स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था। नवंबर 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ। स्वामीनाथन प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है मरणोपरांत। तो अभी आपको पता ही होगा कि इनका निधन जो है 28 सितंबर को 2023 में हो गया था। तो सितंबर 2023 में इनका निधन हुआ है और 2024 का जो भारत रत्न पुरस्कार है इनको दिया गया है। इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए जा चुके हैं। कौन कौन से पुरस्कार दिए जा चुके? देखो पद्मश्री मिल चुका है 1967 में, 1962 में पद्म भूषण मिला है, 1989 में पद्म विभूषण मिला है, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला है और 2024 में जो है इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितनी राशि अलग रखी गई है? तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितनी राशि जो है अलग रखी गई है? तो इसके लिए राशि दी गई है 500 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा 500 करोड़ रुपए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पूछा जा रहा है कि टमाटर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। अच्छा सिरका जो होता है ना, सिरका उसमें एसिटिक अम्ल मिलता है। कौन सा? सिरका में मिलता है एसिटिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में तो संतरा में मिलता है सिट्रिक अम्ल। क्या? सिट्रिक अम्ल। और जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल मिलता है। क्या? दही में लैक्टिक अम्ल और संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मिस्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मिस्र धातु निगम लिमिटेड जो है ना इसका मुख्यालय आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? हैदराबाद में। और ये जो मिस्र धातु निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना जो है 1973 में रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, रेवा शब्द जो है का संबंध किससे है? तो रेवा जो शब्द है भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। क्या है? रेवा क्या है? भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली जो कार है उसको नाम रेवा दिया गया है। रेवा नदी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे ना, तो रेवा जो है बैटरी वाली कार को नाम दिया गया है रेवा।
क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि भारत का वह कौन सा संविधान है जिसके तहत जो है धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। तो जो अनुच्छेद 109 है वो कहता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश आप नहीं कर सकते और नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 109 में ये प्रावधान है कि राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 354 है, अनुच्छेद 354, इसका जो संबंध है आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों को लागू करना अनुच्छेद 354 का जो है उपबंध है। वहीं अनुच्छेद 193 जो है, अनुच्छेद 193 बताता है कि उल्लंघन के लिए जुर्माना, अगर आप कुछ ही संवैधानिक उल्लंघन करते हो किसी चीज का तो उसके लिए जो जुर्माने के प्रावधान है वो 193 में है। और जो अनुच्छेद 298 है व्यापार करने की शक्ति से संबंधित रखता है अनुच्छेद 298। इस अनुच्छेद को भी आपको याद रखना होगा। जनजातीय बाहुल्य जिले के जनजातीय विद्यार्थियों का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है। तो देखो पूछा जा रहा है कि जो जनजातीय बाहुल्य जिलों के जनजातीय विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो इससे संबंधित है। कोई इन चार में से कोई एक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्षम कार्यक्रम। क्या है? सक्षम कार्यक्रम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, और 73 में लिखा हुआ है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो कृषि आयोग एवं मूल्य आयोग जो है इसकी स्थापना 1965 में की गई है। कब की गई है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई है। और अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एमएस वर्ड में प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है, किस काम के लिए। तो एमएस वर्ड जो है चित्र डाटा संशोधन, तो बिल्कुल नहीं। संख्यात्मक डाटा संशोधन, इसके लिए भी नहीं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो आप देखते हो कि जो एमएस वर्ड है ना उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है। चित्र डाटा संशोधन हेतु पावर पॉइंट है। क्या है? पावर पॉइंट। और संख्यात्मक के लिए क्या है? एमएस एक्सेल है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जग्गा खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। तो जग्गा खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो है आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? मंदसौर में मिलेगा जग्गा खेड़ी औद्योगिक केंद्र। और जो क्वेश्चन नंबर 76 है, फ्लोराइड खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है। तो जो फ्लोराइड खनिज है ये जबलपुर से प्राप्त होता है। कहाँ से? फ्लोराइड खनिज आपको जबलपुर से मिलेगा, जबलपुर से प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा जा रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है तो इनमें से किससे इंसुलिन प्राप्त होता है। तो जो डहेलिया की जड़ें हैं इनसे इंसुलिन प्राप्त जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मध्य प्रदेश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय की स्थापना किस जिले में की गई है। तो मध्य प्रदेश का जो पहला चाइल्ड फैमिली न्यायालय है होशंगाबाद में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? होशंगाबाद में बनाया गया है। इनमें से कौन गौण शासक नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन जो है गौण शासक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहिल जो है गौण शासक नहीं है। बाकी नरेंद्र शाह, पहाड़ सेन और संग्राम शाह ये सभी जो हैं गौड़ शासक हैं। और जो गौड़ वंश की स्थापना है यादव राव ने की थी। तो किसने की थी गौड़ वंश की स्थापना? यादव राव ने। और इनके प्रमुख शासकों की बात करें अगर हम, तो आपको एक तो नाम संग्राम शाह का याद रखना है, छत्र शाह का, प्रेम शाह का, नरेंद्र शाह का और पहाड़ शाह का नाम याद रखना है। वहीं जो राहिल था, ये जो राहिल है, राहिल, इसका संबंध चंदेल वंश से रहा है। किससे? राहिल का संबंध चंदेल वंश से रहा है। बौद्ध ग्रंथों में किसे बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें किसे अच्युतगामी कहा गया है। तो बौद्ध ग्रंथ में किसे कहा गया है? अच्युतगामी। तो स्थान विशेष को कहा गया है, तो किस स्थान को? उज्जैन को जो है अच्युतगामी जो है कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। क्वेश्चन नंबर 81 है, नर्मदा घाटी की जलवायु कैसी है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि नर्मदा घाटी की जलवायु कैसी है।
तो जो नर्मदा घाटी की जलवायु है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है व शीत ऋतु में जो है साधारण ठंड पड़ती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो शीत ऋतु में तो साधारण ठंड होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जो है नर्मदा घाटी में जलवायु जो है बहुत गर्म होती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। नीति आयोग ने यूएनओ द्वारा निर्धारित 17 एसडीजी में से 13 को शामिल करते हुए एसडीजी इंडिया इंडेक्स का निर्माण किया है। यूएनओ के निम्नलिखित एसडीजी लक्ष्यों में से कौन सा एसडीजी इंडिया इंडेक्स में छूट गया है, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स बनाते समय 13 को तो कवर किया गया है, लेकिन बाकी को जो छोड़ा गया है ना उनमें से कौन सा है, तो हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, लक्ष्य क्रमांक 12 हमने छोड़ रखा है। क्या कर रखा है? 12, जिसमें जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन जो है। तो लक्ष्य जो 12 है ना एसडीजी 17 में से, तो 12वें क्रम पर है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, इसको हमने छोड़ रखा है। देखो क्या है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसमें 17 एसडीजी में से 13 को ही शामिल किया गया है। और अब यहाँ पे जैसे लक्ष्य 5 दिया हुआ है, ये लक्ष्य 5 दिया हुआ है, तो लक्ष्य 5 का संबंध किससे है? लैंगिक समानता से है। लक्ष्य 7 का संबंध किससे है? तो लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। लक्ष्य 9 जो है उद्योग नवाचार की बात करता है, यह भी आपको याद रखना है। एस्पायर योजना के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है कि एस्पायर योजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एस्पायर योजना की शुरुआत 2015 में नहीं हुई है। यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के लिए है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये बाजार नेटवर्क को लचीला बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एमएसएमई के उद्यम को सहायता प्रदान करना है। तो जो एस्पायर योजना है इसका उद्देश्य जो है कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि किस लिए है? बाजार नेटवर्क को लचीला बनाने के लिए। इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 84 जो है इसमें पूछा जा रहा है मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां, तो 29 हड्डियां मानव मस्तिष्क में होती हैं। 29 में से चेहरे में होती हैं 14, खोपड़ी में होती हैं 8, कान में होती हैं 6 और एक होती है गले में। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो मानव मस्तिष्क में सिर में पूछा जाए तो 29 कितनी होती हैं? 29। मध्य प्रदेश के किस भूभाग को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के कौन से भूभाग को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो नर्मदा घाटी को कहा जाता है। किसको? नर्मदा घाटी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। नर्मदा घाटी जो है इसका जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 26% है। कितना है? मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 26% है। और मृदा यहाँ पर आपको काली मृदा देखने को मिलेगी। और वर्षा जो है 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है नर्मदा घाटी और आप इतना लिख के आ जाते हो, क्षेत्रफल है ना, मृदा कैसी मिलती है, वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, और कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाती है नर्मदा घाटी, आपके 2 नंबर आराम से जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे। महामारी के दौर में चिकित्सकों को विटामिन सी से भरपूर भोजन कराने का परामर्श दिया जाता है। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। तो हमें इन ऑप्शनों में से ऐसे समूह को चुनना है जिसमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में है। तो विटामिन सी के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो विटामिन सी जो है ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इसमें सभी में जो है विटामिन सी होता है। तो जैसे ब्रोकोली हो गया, संतरे, नींबू जैसे खट्टे फल हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गया, कीवी, शिमला मिर्च, इन सब में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में समान रैंकिंग स्थान पर है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से समान स्थान पे है? तो मेघालय कौन से स्थान पे है? क्षेत्रफल में भी 22वें स्थान पर है और 2011 की जनगणना में भी 22वें स्थान पर ही है। रानी तपस्विनी के संबंध में असत्य कथन है, ये बताना है कि रानी तपस्विनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
रानी अवंतीबाई की भतीजी थी। तो रानी तपस्विनी जो है रानी अवंतीबाई की भतीजी थी, यह सही आंसर हो जाएगा। कमलापति महल कब निर्मित करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 89 है कि कमलापति महल कब निर्मित करवाया गया था? तो ये निर्मित कराया गया था माफ कीजिए, 1722 ईस्वी में करवाया गया था। और किसने करवाया था? तो रानी कमलापति महल जो है भोपाल में झील के समीप, इसका निर्माण निजाम शाह ने कराया था। किसने? निजाम शाह ने कराया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से किसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से अधिक है। तो मणिपुर राज्य की जनसंख्या जो है वो 20 लाख से अधिक है। तो मणिपुर की कितनी जनसंख्या है? 20 लाख से अधिक देखने को मिलेगी। आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में कितने विशिष्ट प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो आपदा प्रबंधन के विभाग के रूप में कितने विशिष्ट प्रकार के कार्यों को जो है परिभाषित किया गया है, हमें ये बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें 6 विशिष्ट प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में। कौन कौन से हैं वो 6 अलग अलग कार्य? एक तो न्याय संगत तरीके से सहायता होनी चाहिए, घाटे का प्रबंधन, जोखिम का प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट हो जाता है जैसे संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, आपातकालीन स्थिति में प्रशिक्षण, यह भी एक जो है इसका घटक है, कार्य है इसके। तो ये 6 कार्य, आपको कार्य भले याद ना हो, संख्या याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 है कि मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में जो मार्ग निर्माण अधिकारी है उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था एग्रोनोमोई। क्या कहा जाता था मौर्य काल में? इसको एग्रोनोमोई इसको कहा जाता था। अच्छा, प्रशास्ता कौन होता था? तो जो कारागार का अध्यक्ष होता था मौर्य काल में उसको प्रशास्ता कहा जाता था। और जो समाहर्ता था ना, समाहर्ता, समाहर्ता कराधान आय का संग्रह करता था। समाहर्ता कराधान आय का क्या करता था? संग्रह करता था। और कर्मांतिक जो है, कर्मांतिक ये वाला, ये उद्योगों का एवं कारखानों का रखरखाव करता था, कर्मांतक। तो मार्ग निर्माण अधिकारी से क्वेश्चन था और इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रोनोमोई। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था लॉर्ड डफरिन का। किसका था? लॉर्ड डफरिन का था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जो है प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कथन था लॉर्ड डफरिन का। क्वेश्चन नंबर 94 है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो कौन से अनुच्छेद में जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन का जो है प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19 का 1 का डी जो है ना, इसका सही आंसर होगा। देखो, अनुच्छेद 19 1 का ए जो है, ये ए जो है ये बताता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। और जो बी है वो बताता है कि शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता होगी। और जो सी है वह संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो ए बताता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी शांतिपूर्ण सम्मेलन सभा करने की, और सी जो है वो संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो हैं कमजोर एआई के उदाहरण है। कमजोर एआई को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि ये केवल एक ही टास्क करने में सक्षम होते हैं। तो जब हम इसके प्रकार पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग पढ़ते हैं। इसी प्रकार से उसमें एक जो है कमजोर एआई है, और कमजोर एआई क्या करता है? एक ही प्रकार के टास्क को जो है कंप्लीट कर सकता है। जैसे सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, बिक्सबे हो गया, ये सभी एक ही प्रकार के कार्य को कर सकते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 96 है,
डाटा डिडलिंग क्या है? तो पूछा जा रहा है कि डाटा डिडलिंग क्या है, हमें ये बताना है डाटा डिडलिंग क्या है। डाटा डिडलिंग जो है एक साइबर अपराध है। क्या है डाटा डिडलिंग? एक प्रकार का साइबर अपराध है। देखो क्या होता है, डाटा डिडलिंग एक ऐसी गतिविधि होती है जिसके माध्यम से पहले तो डाटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस होने से पूर्व ही परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कंप्यूटर डाटा में जो है प्रोसेस हो उससे पहले ही क्या हो जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, और तत्पश्चात कंप्यूटर प्रोसेस होने के बाद डाटा को वास्तविक रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी को कहा जाता है डाटा डिडलिंग। क्वेश्चन नंबर 97 है और असत्य कथन है, ये बताना है कौन सा जो है इनमें से गलत कथन है। गलत कथन की बात की जा रही है। केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। क्या केंद्रीय सूचना आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है? तो बिल्कुल है। तो ये तो पहला कथन तो सही है, लेकिन हमें बताना कौन सा है, गलत कथन बताना है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 10 अक्टूबर 2005 को हुई थी। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत कथन है, और गलत कथन ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें असत्य कथन की पहचान करनी थी। इस प्रकार से केवल बी जो है ऑप्शन हो जाएगा। देखो केंद्रीय सूचना आयोग की बात की जा रही है, तो आपको याद रखना है कि 10 अक्टूबर को नहीं बल्कि 12 अक्टूबर 2005 को जो है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। इसका एक मुख्य आयुक्त है प्लस अधिकतम 10 अन्य आयुक्त होते हैं, हो सकते हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष को भी देख के जाना है इनके। निम्नलिखित में से किसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इनमें से किसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो नीति आयोग जो है उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है। देखो नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुई है। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, और इसकी वर्तमान उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 है और ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत द्वारा टेनिस में ओलंपिक का पहला पदक किस वर्ष जीता गया था? ये पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा टेनिस में ओलंपिक का पहला पदक जो है किस वर्ष जीता गया था? तो ये जीता था 1996 में। कब? 1996 में। लिएंडर पेस ने लॉन टेनिस में कांस्य पदक जीता था 1996 में। अटलांटा अमेरिका में आयोजित हुए थे ओलंपिक गेम। क्वेश्चन नंबर 100 है, सरपंच संवाद क्या है? सरपंच संवाद जो है क्या है, ये बताना है। तो सरपंच संवाद एक प्रकार का ऐप है। क्या है? एक ऐप है सरपंच संवाद। इसका जो विकास है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो सरपंच संवाद ऐप का विकास जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है, और इसका जो उद्देश्य है 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना और ज्ञान प्रसार और सहयोग को बढ़ाना, इसका जो है उद्देश्य है। तो इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे फिर अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।